तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल अश्वम ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 लोकतांत्रिक पुनरुत्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बाकी चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैंने पहले से ही अपने चैनल पर बनाई हुई है, तो उन सभी वीडियोस को जरूर देख लेना। उसके लिए मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करके उन सभी वीडियोज़ को जरूर देख लेना। बाकी उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो, उन सभी को जरूर देख लेना। बाकी शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देरी किए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आपातकाल कब और किन के द्वारा लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि जो भारत में पहली बार आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के शासन में, ठीक है, तो वो कब लगा था और किन के द्वारा लगाया गया था, मतलब उस समय के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो देखते हैं। 25 जून 1975 से 18 माह तक अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल लगाया गया था। तो यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 18 की जगह 21 का लेना। ठीक है, 21 महीने के लिए लगा था, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगा था आपातकाल भारत में। ठीक है, तो 21 महीने के लिए आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, इतना बात समझ आई। और किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? 352। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल लगाया गया था। ये पूछा जाता है, इसलिए याद रखना। अनुच्छेद 352 के तहत 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगाया गया था आपातकाल भारत में। अब देखो, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थी? उस समय प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। इसमें राष्ट्रपति ज़्यादा मेन होता है, ठीक है, आपातकाल में। और उस समय तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था राष्ट्रपति का उसमें आपातकाल लगाने में। तो नाम याद रखना, फ़खरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के परिणाम बताइए। तो इसमें हमें बताना है कि जब आपातकाल लगा था तो उस समय क्या क्या इसके नतीजे हुए थे। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि जब आपातकाल लगे तो उसके दुष्प्रभाव क्या हुए, या फिर सत्ता का किस प्रकार दुरुपयोग किया कांग्रेस ने। ठीक है, तो ये सब पूछ सकता है इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से। बाकी आंसर इसका सेम ही रहेगा। इसमें परिणाम बताने, तो देखो मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ परिणाम इसके क्या क्या हुए थे। जो विपक्षी नेता थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। मतलब जो भी विपक्षी नेता थे, जो भी विरोध कर रहे थे आपातकाल का, उन्हें क्या करती थी सरकार? सीधे जेल में डाल दिया करती थी। फिर अगला पॉइंट क्या है? प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। अब देखो, सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? प्रेस पर सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो प्रेस है, जो अखबार छापने वाले होते हैं, वो कुछ भी छाप नहीं सकते सरकार के विरुद्ध। वो जो भी छापेंगे अखबार में, उसके लिए उन्हें सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सेंसरशिप का मतलब ये होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और जमात इस्लामी दोनों पर प्रतिबंध लगा दी गए। ठीक है, दोनों संगठनों पर प्रतिबंध लगा दी गई, ताकि किसी भी प्रकार का देश में आंतरिक माहौल बिगड़े ना। ठीक है, इसलिए दोनों संघों पर वो प्रतिबंध लगा दिए थे सरकार ने। अगला, धरना प्रदर्शन हड़ताल पर रोक। अब देखो, जो भी कोई धरना प्रदर्शन होता है सरकार के खिलाफ या हड़ताल होती है, उस पर क्या कर दिया था सरकार ने? रोक लगा दिया था कि आपातकाल के दौरान कोई भी सरकार का विरोध ना कर पाए, इसलिए धरना प्रदर्शन भी बंद और हड़ताल भी बंद। ठीक है, अगला देखते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी कर दिए गए। तो जो भी मौलिक अधिकार थे, जो भी मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, उन सभी को निष्प्रभावी कर दिया गया। मतलब किसी भी प्रकार के किसी के पास भी मौलिक अधिकार नहीं थे। सभी मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया गया था आपातकाल के दौरान। अगला, सरकार ने निवारक नज़रबंदी द्वारा राजनीतिक कर्मचारियों को गिरफ्तार कर दिया। अब देखो, निवारक नज़रबंदी के लिए मैंने आपको नीचे डिटेल में क्वेश्चन रखा हुआ है, वहाँ पर मैं भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसका आपको मोटा मोटा मतलब यहाँ पे बता देता हूँ अभी मैं, कि इसमें क्या होता है कि सरकार को ना किसी को भी जेल में डालने की परमिशन हो जाती है। यदि सरकार को शक भी होगा ना किसी पर कि उसने गुनाह किया है, तो वो शक के तौर पर भी उसे जेल में रख सकते हैं कई कितने भी महीनों तक। ठीक है, तो ये निवारक नज़रबंदी थी। इसमें राजनीतिक कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तभी और अच्छे से आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। अगला, कन्नड़ लेखक शिवराम तथा हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने आपातकाल के विरोध में अपनी पदवी लौटा दी। तो ये बहुत बड़ा विरोध था। दो बड़े बड़े लेखक थे, एक कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और हिंदी लेखक थे फणीश्वर नाथ रेणु। इन्होंने क्या था, आपातकाल के विरोध में, आपातकाल का विरोध जताते हुए अपनी अपनी पदवियां सरकार को वापसी लौटा दी थी। इतना ज़्यादा विरोध हो रहा था उस टाइम पर। ठीक है, और भी आपको पॉइंट बताऊं तो जैसे ये दो अखबार थे, सेमिनार और मेन स्ट्रीम, ये दो पत्रिकाएं थी बहुत ज़्यादा फेमस उस समय की। इनके प्रकाशन पे बैन लगा दिया था। ठीक है, और बिजली दफ्तर जो होते थे उनकी बिजलियां काट दी जाती थी।
और दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियाँ ज़बरदस्ती उखाड़ी जा रही थी और जबरन नसबंदी करी जा रही थी। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव थे, काफ़ी ज़्यादा बुरे परिणाम थे आपातकाल के दौरान, ठीक है? जिसके कारण सरकार पर उस समय काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था सरकार को। और इसी के बाद जो कांग्रेस थी वो पहली बार हारी थी, ठीक है? क्योंकि सभी विपक्षी नेता एक साथ हो गए थे और जो जनता थी वो भी कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी इस वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको आई होप पूरा क्लियर हो चुका होगा। 1974 के गुजरात तथा बिहार के छात्रों ने किन मुद्दों पर आंदोलन किया था? तो अब देखो, इसमें हमसे पूछा कि जो 1974 में गुजरात और बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया था, तो उनके मुद्दे क्या थे आंदोलन करने के? किस वजह से उनने आंदोलन किया था? ठीक है, तो उनके मुद्दे देखो, खाद्यान्न की कमी, खाद्य तेल की तथा अन्य ज़रूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण। तो जो खाद्यान्न था उस समय, इसकी काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही थी। खाद्यान्न जो भी उत्पाद होते हैं, उन सभी की जो खाने-पीने की वस्तु होती है, उनकी काफ़ी ज़्यादा देश में कमी हो चुकी थी, ठीक है? और खाद्य तेल मतलब जो खाना बनाने वाला तेल होता है, और अन्य ज़रूरी वस्तुएँ ऐसे ही जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो वस्तुएँ हैं, उनकी क्या थी, कीमतें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा ऊँचाइयों पर थे रेट, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि उस समय का जो टाइम चल रहा था वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार था। उस समय भारत की इकोनॉमी भी काफ़ी डाउन थी, मुद्रा भी गिर चुकी थी, युद्ध भी झेल चुका था। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा देश की स्थिति ख़राब थी, खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। खाद्य तेल और इन सभी चीज़ों की वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही थी। तो इन्हीं के कारण किया था। और दूसरा पॉइंट, बेरोज़गारी तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के कारण। तो अब जो बेरोज़गारी थी, मतलब नौकरियाँ नहीं मिल रही थी लोगों को, बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी उस समय पे। और जो उच्च पद थे, मतलब जो बड़े-बड़े पद थे, उन पर क्या था, भ्रष्टाचार हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो कुल मिला के बात ये है कि खाद्यान्न के और जो रोज़मर्रा की वस्तुएँ, खाने-पीने की वस्तुएँ, उनकी बढ़ती कीमतों के कारण और कमी के कारण, और बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के कारण, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था, जिसमें उनका नेतृत्व अगर आपको याद होगा तो जेपी नारायण ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने, जिन्होंने इस आंदोलन को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया था। इतना ज़्यादा बड़ा आंदोलन था वो, पूरे अभी तक यूँ मान लो उससे बड़ा आंदोलन कोई हुआ नहीं, पूरा जंतर मंतर पूरा भर गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंदोलन था। उसमें सभी लोगों ने सपोर्ट किया था, और सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम जनता से लेकर सभी लोगों ने जेपी नारायण का सपोर्ट करते हुए काफ़ी बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर ये आंदोलन किया था, जिसके बाद ये आंदोलन आपातकाल लगाया गया था, ठीक है? बहुत बड़ा आंदोलन था उस समय का जेपी नारायण का ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए किन्हीं दो मुख्य बदलावों का उल्लेख कीजिए। तो अब इसमें हमसे पूछा है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, आपको बता दूं कि ये भी आपातकाल के दौरान ही हुआ था, ठीक है? 1976 में हुआ था 42वां संशोधन। तो इसमें जो मुख्य बदलाव थे दो, वो बताने हैं हमें, कोई दो मुख्य बदलाव बताने हैं। तो देखो क्या हुआ था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद है, इनके निर्वाचन, मतलब इनको जो चुना गया है, इस पर कोई भी सरकार पर उंगली नहीं उठा सकता, इसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। पहला बदलाव तो ये कर दिया था सरकार ने। फिर दूसरा क्या हुआ था, विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 कर दिया गया था, 6 वर्ष का हो गया था, ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ था, दो मुख्य बदलाव ये थे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद को चुनौती नहीं दे सकते तुम। और दूसरा कि जो विधायिका का कार्यकाल हुआ करता था पहले 5 साल हुआ करता था, उसके बाद क्या कर दिया, संशोधन के बाद 6 वर्ष का कार्यकाल कर दिया, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल हड़ताल कब, किसके नेतृत्व में तथा किस प्रमुख मांग के कारण हुई? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो रेल हड़ताल हुई थी वो कब हुई, किसके नेतृत्व में हुई और उनकी मांगें क्या थी, ठीक है? तो देखते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल की। तो देखो कब हुई थी यह हड़ताल, 1974 में यह हड़ताल हुई थी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति के द्वारा, ठीक है? जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने ये हड़ताल करवाई थी। और किस लिए करवाई थी? रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस से जुड़ी मांगों को लेकर, ठीक है? सेवा तथा बोनस से जुड़ी मांगों को लेकर ये हड़ताल की गई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, सरकार ने हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया और उनकी मांगें स्वीकार नहीं की। अब सरकार ने क्या किया, जो भी इनकी मांगें थी जिसके लिए हड़ताल हो रही थी, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और इनकी कोई भी मांग स्वीकार नहीं की गई, ठीक है? सरकार ने सभी मांगों को रिजेक्ट कर दिया, कोई भी मांग स्वीकार नहीं की। अगर आपको ये वाली पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है?
और अगर आप चाहो तो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सेकंड चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पेपर के होने के बाद उस पर काफ़ी सारी गेमिंग वीडियोज़, मूवीज़ रिव्यूज़ और काफ़ी सारी एंटरटेनिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, तो उस सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाह आयोग का गठन कब और क्यों किया गया? तो अब देखो, जो शाह आयोग था इसका गठन क्यों और कब किया गया, ये पूछा है इस क्वेश्चन में मुझसे। अभी आपको बताता हूँ अच्छे से। जेसी शाह की अध्यक्षता में मई 1977 में आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही तथा सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच करने के लिए की गई थी। तो अब देखो, इस आयोग का गठन कब हुआ? 1977 में हुआ इस आयोग का गठन। और किसकी अध्यक्षता में हुआ? जेसी शाह की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, जेसी शाह की अध्यक्षता में मई 1977 में हुआ था इस आयोग का गठन। और इसका काम क्या था कि जो आपातकाल के दौरान जो भी कार्यवाही की गई थी, जो भी सत्ता का दुरुपयोग किया गया था और अत्याचार हुआ था लोगों पर, इसके जो पहलू थे, जो आरोप लगे थे, उन सभी की जांच करना इसका काम था। ठीक है, इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया था। और इसकी जो रिपोर्ट आई थी, अगर मैं आपको वही बता दूं, उसका मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया नहीं है, बाई चांस आपसे पेपर में पूछ ले कि जो शाह आयोग द्वारा एकत्र किए गए प्रमाणिक तथ्य थे वो क्या थे, उनके रिपोर्ट के बताइए। तो उनके लिए मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। यदि आपको वो नोट टाइप में चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट उसमें था कि जो आपातकाल की घोषणा का निर्णय था वो केवल प्रधानमंत्री का ही था। ठीक है, तो जो उनकी रिपोर्ट थी, जो उनके प्रमाणिक तथ्य थे, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि आपातकाल का फैसला केवल और केवल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का था। ठीक है, दूसरा पॉइंट उसमें था कि आपातकाल के दौरान समाचार पत्रों के कार्यालयों की बिजली बंद कर दी गई थी, जो एकदम अनुचित था, जो एकदम गलत था। ठीक है, समाचार पत्रों के कार्यालयों की बिजली काट दी जाती थी ताकि वो कुछ छाप ना सके सरकार के विरुद्ध, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनेक विपक्षी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। तो सरकार ने क्या किया था, आपातकाल के दौरान कई सारे राजनीतिक विपक्षी नेताओं, जो विपक्षी नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जो गैर कानूनी था, मतलब सत्ता का दुरुपयोग करके उन्हें बेफजूल में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट उसमें यह था कि कुछ लोगों ने आधिकारिक पद पर ना होते हुए भी सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया था। ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि जो उस प्रमाणिक तथ्य जो रिपोर्ट आई थी उनकी, उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो आधिकारिक पद पर नहीं थे, मतलब किसी पोस्ट पर भी नहीं थे, फिर भी वो सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो शाह आयोग के द्वारा एकत्रित की गई रिपोर्ट थी, उसमें आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निवारक नज़रबंदी से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं इसका उत्तर। आमतौर पर किसी अपराध करने वाले व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया जाता है, परंतु कभी जब किसी व्यक्ति के स्वतंत्र होने पर उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका होती है तो उसे बंदी बना लिया जाता है, मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी को निवारक नज़रबंदी कहते हैं। तो देखो, जो आमतौर पर क्या होता है कि जो एक अपराधी व्यक्ति होता है, जो कोई गुनाह करता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है, परंतु निवारक नज़रबंदी में क्या होता है, पुलिस को छूट दे दी जाती है। वो अगर किसी को शक भी करती है, जैसे मान लो कोई इंसान है, पुलिस को उस पर शक हो रहा है कि ये कुछ कर सकता है, अभी उसने गुनाह किया नहीं है, सिर्फ उस पर आशंका हो रही है कि ये कुछ गुनाह कर सकता है, उस बिहाफ पे भी उसे गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। और उस समय पर ऐसा था कि आप कई महीनों तक भी उसे गिरफ्तार कर सकते थे, मतलब 5-5, 6-6 महीने तक भी सिर्फ शक के बेसिस पर गिरफ्तार कर ले जाते थे लोग। ठीक है, तो ये निवारक नज़रबंदी होती है कि आशंका के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन, आपातकाल से मिलने वाले किन्हीं 3 सबकों का विश्लेषण कीजिए। ये भी आपसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि आपातकाल से क्या क्या सबक मिले, उनका उल्लेख कीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे भी पूछ सकता है। उत्तर देखते हैं। संविधान के विवादपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन। तो आपातकाल से हमें पहला सबक क्या मिला कि जो संविधान के विवादपूर्ण अनुच्छेद हैं उनमें अभी भी संशोधनों की आवश्यकता है। ठीक है, पूरा संविधान एकदम अभी उचित नहीं है, उसमें कुछ कुछ संशोधनों की आवश्यकता है, ये हमें आपातकाल से पता लगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, भारत में लोकतंत्र की नींव का और मजबूत होना। तो जो आपातकाल है, इससे हमें ये पता लगा कि जो लोकतंत्र है इसकी नींव और मजबूत होनी अभी चाहिए। ठीक है, और इससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी हुई, आपातकाल के बाद से काफ़ी सारे सबक भी मिले। अगला पॉइंट, आपातकाल के बाद न्याय व नागरिकों का अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत होना। तो आपातकाल के बाद क्या हुआ कि जो न्यायालय थे, मतलब जो न्यायालय थे और जो नागरिक थे, आम जनता थी, वो क्या है, अपने अधिकारों और अपने मौलिक अधिकारों के प्रति और भी ज़्यादा सचेत हुई, उन्हें और भी ज़्यादा इनके बारे में जानकारी हुई। ठीक है, अगला, पुलिस और प्रशासन का निष्पक्ष रूप से काम करना।
तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है कि पुलिस और प्रशासन अपना काम निष्पक्ष रूप से करे, ठीक है। तो ये कुछ हमें सबक मिले थे इससे, आपातकाल से, ठीक है। तो इसे अच्छे से याद कर लेना। बाकी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये हमारा सेकंड चैनल है, ठीक है। इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं पेपर होने के बाद। शिवा अनफिल्टर्ड नाम से चैनल है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगा, ठीक है। इस पर काफ़ी सारी गेमिंग वीडियोज़ आएँगी, मूवीज़ रिव्यूज़ होंगे और काफ़ी सारी मस्ती होने वाली है चैनल पर, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और कमेंट में बताना कि आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। बाकी आपको अगर सहयोग वाली रिपोर्ट नोट्स टाइप में चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी है। बाकी कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।